हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एडू डॉट पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, मैंने कल से अपना टॉपिक स्टार्ट किया था भाषा एवं विचार का। मैंने वो सारा टॉपिक कवर कर दिया था भाषा एवं विचार का, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट था जो वाइगॉत्स्की का स्पीच था, वो मैंने जो 3 टाइप्स होता है वो मैंने नहीं बताया था। तो मैं आज फटाफट से पहले उसे बता देती हूँ और उसके बाद मेरा आज का टॉपिक होने वाला है नोम चॉम्स्की का, जो कि उनका भाषा का सिद्धांत बोला जाता है। भाषा किस तरह से डेवलप होती है बच्चों के अंदर, इसकी ये उन्होंने एक सिद्धांत दिया है। तो मेरा आज का टॉपिक नॉम चॉम्स्की का होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार वो स्पीच बता देती हूँ जो वाइगॉत्स्की साहब ने दिया था। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि पियाजे और वाइगॉत्स्की दोनों में ही मतभेद था, एक भाषा पहले आई या विचार पहले आया, इसको लेकर। तो जो हमारे वाइगॉत्स्की साहब थे, इन्होंने दिए 3 तरह के स्पीच। उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे के अंदर 3 टाइप्स ऑफ स्पीच होती है। अब वो 3 टाइप्स ऑफ स्पीच क्या होती है? तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि बच्चे के अंदर एक सोशल स्पीच होती है। सोशल स्पीच मीन्स सामाजिक वाक। अब ये सामाजिक वाक जो होता है वो किस एज में होता है, किस उम्र के बच्चों के अंदर होता है? तो उन्होंने बताया कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों में होता है सामाजिक स्पीच। और ये सामाजिक वाक क्या होता है? तो इसमें बच्चे अपने हाव भाव से क्या करते हैं, दूसरे को समझा रहे होते हैं। अब आप समझते होंगे कि हाव भाव से समझाते हैं मतलब कि बच्चे इतने हाथ पैर मारते हैं, ये सब हो गया उनका हाव भाव। फिर नेक्स्ट होता है जो उनका स्पीच, उन्होंने बोला कि इसके बाद होता है एक प्राइवेट स्पीच, जिसको उन्होंने निज वाक बोला था। प्राइवेट स्पीच उन्होंने बोला कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे करते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच मीन्स जो बच्चे अपने आप ही बातें करते रहते हैं, अपने खुद से बातें करते रहते हैं, वो होता है प्राइवेट स्पीच। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट उन्होंने दिया था एक एक टर्म था जिसको बोला जाता है इनर स्पीच। इनर स्पीच मीन्स खुद ही मन में बातें करना है। जब से बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो 9 वर्ष तक का हो जाता है, तो बच्चा क्या करता है, खुद से बातें करता है, लेकिन वो मन ही मन में करता है, बोलता नहीं है। जैसे निज वाक के टाइम बच्चा क्या करता है, बोल रहा था, खुद को गाइड कर रहा था कि अब मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। बट अब जब ये आती है बात इनर स्पीच की, तो इनर स्पीच में बच्चा खुद से बातें कर रहा होता है, लेकिन वो बोलता नहीं है, वो मन ही मन अपने सोचता रहता है। तो वो हो गया हमारा इनर स्पीच, और ये होता है 9 वर्ष तक के बच्चों में। तो ये कल टॉपिक रह गया था, इसलिए मैंने इसको फटाफट बता दिया। अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ जो है नॉम चॉम्स्की का। तो नॉम चॉम्स्की जो है, इनका जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम था एवर्नम नॉम चॉम्स्की। एवर्नम नॉम चॉम्स्की इनका पूरा नाम था, नॉम चॉम्स्की का। और इनकी एक बुक भी थी, एक बहुत फेमस बुक है इनकी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स नॉम चॉम्स्की की बुक है। और इस बुक में इन्होंने बताया था, जो वियतनाम में उस टाइम पर युद्ध हो रहा था, वार चल रहा था, तो उस वार की उन्होंने आलोचना की थी, क्रिटिसिज्म लिखे थे उसके। ठीक है, ये हो गया। इनके बुक से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे बुक्स में आप देखते होंगे कि आ जाता है कि ये बुक किसने लिखी थी। पियाजे की बुक, वाइगॉत्स्की की बुक मैंने कल ही बताई थी, वैसे इनकी भी एक बुक है जिसको मैंने अभी बता दिया, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। फिर आते हैं सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं? जो हमारे नॉम चॉम्स्की हैं, इनकी थ्योरी को जिन्हें बोला जाता है भाषा विकास का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट दिया था नॉम चॉम्स्की साहब ने, भाषा विकास का सिद्धांत। और उन्होंने इसे दिया था 1959 में। 1959 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, भाषा विकास का सिद्धांत। अब हम देखते हैं कि इनको बोला जाता है आधुनिक भाषा विकास का जनक भी नॉम चॉम्स्की को बोला जाता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि आधुनिक भाषा विकास का जनक किसे बोलते हैं, तो आप लगाओगे वहाँ पर नॉम चॉम्स्की को आप टिक करोगे। फिर आ जाते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात कर लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण तथ्य है इनके थ्योरी से रिलेटेड, सिर्फ वही डिस्कस करेंगे हम। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन्होंने बोला था कि सीखने की जन्मजात क्षमता बच्चों के अंदर होती है। नॉम चॉम्स्की ने बोला कि जितने भी बच्चे होते हैं सबके अंदर सीखने की क्षमता होती है, और वो क्या होती है, जन्मजात होती है। कौन सी क्षमता आप सोचोगे? तो भाषा सीखने की क्षमता। इनके अनुसार जितने भी बच्चे होते हैं उन सब में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, जन्म से उनके अंदर ये एबिलिटी जो होती है वो विद्यमान होती है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी बच्चे में होती है किसी बच्चे में नहीं होती है, ये सबके अंदर ये क्षमता बचपन से ही होती है। जब से बच्चे का बर्थ होता है तब से ही उसके अंदर ये क्षमता पाई जाती है। और उन्होंने बोला कि ये अनुवांशिक है और साथ ही सार्वभौमिक है।
तो इन्होंने बोला कि ये क्षमता जो होती है वो आनुवांशिक होती है, यानी कि अपने माता पिता से बच्चों में आती है, तो ये आनुवांशिक हो गई। और सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब कि यूनिवर्सल, यानी कि हर हर कैटेगरी के बच्चों में, चाहे वो ऐसा नहीं है कि इस कास्ट के बच्चों में रहेगा, उस कास्ट के बच्चों में नहीं रहेगा, इस रिलीजन में रहेगा या फिर इस कंट्री में लोगों में सिर्फ रहेगा, अदर कंट्री में नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये यूनिवर्सल है, यानी कि हर बच्चे के अंदर ये एबिलिटी जो होती है वो हेरिडिटी होती है, आनुवांशिक होती है और साथ ही में यूनिवर्सल होती है। अब इन्होंने बोला कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन जो भी जितने भी लोग हैं सबका जो एक ये ब्रेन है, ये ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। चॉम्स्की ने बोला कि जो हमारा ब्रेन होता है उसके होते हैं दो पार्ट्स। अब वो दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट होता है यानी कि बायां पार्ट, और एक राइट पार्ट जो कि दायां पार्ट। तो उसमें अब ये जो दोनों ब्रेन है, इन दोनों जो ब्रेन के दो पार्ट हैं, इन दोनों के फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। यानी कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क कर रहा था, और राइट ब्रेन जो होता है उसके कुछ अलग फिक्स टास्क होते हैं। यानी कि इन दोनों ही ब्रेन के कुछ अलग अलग टास्क होते हैं जो उन्हें करना होता है। चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, ये हमारा ब्रेन का लेफ्ट पार्ट है। लेफ्ट पार्ट हमारा क्या काम करता है, तो लॉजिक, यानी कि तर्क, तर्क हम जो भी देते हैं वो तर्क हमारे लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन से ही हमारे में अंदर आता है। फिर लैंग्वेज, यानी कि भाषा, भाषा भी होता है, लेफ्ट पार्ट का ही काम होता है कि हम कोई भाषा सीखते हैं तो हम अपने लेफ्ट ब्रेन की हेल्प से सीखते हैं। फिर हमारा रीजनिंग, रीजनिंग भी तर्क क्षमता, जो भी हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी हमारे अंदर होती है, वो भी लेफ्ट पार्ट में होती है। फिर होता है साइंस एंड मैथ। अब लैंग्वेज, साइंस, मैथ, ये सारा कुछ हम करते हैं लेफ्ट पार्ट का ये होता है। फिर नंबर स्किल्स, मैथ्स है तो नंबर स्किल्स भी डेफिनेटली यहीं से होगा, नंबर स्किल्स भी है, नंबर क्षमता। फिर राइट हैंड का कंट्रोल, हमारा जो राइट हैंड होता है, इस राइट हैंड का कंट्रोल हमारा होता है लेफ्ट ब्रेन से। आप कहोगे कि राइट हैंड और कंट्रोल लेफ्ट ब्रेन से, तो जी हाँ, इसको याद रखिएगा कि हमारा जो राइट हैंड का कंट्रोल होता है वो होता है लेफ्ट ब्रेन की हेल्प से। फिर एनालिटिकल थॉट, एनालिटिकल थॉट क्या होता है, तो एनालिटिकल थॉट होता है किसी भी बात पर विश्लेषण करने की क्षमता, विश्लेषणात्मक क्षमता जिसे हम बोलते हैं, वो भी हमारा होता है लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन से। विश्लेषणात्मक क्षमता हमारे अंदर होती है लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन से। तो ये मैंने बता दिया लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अब क्या है लेफ्ट पार्ट में, फिर सोचेंगे, लॉजिक, तर्क देने की क्षमता, भाषा, रीजनिंग, साइंस और मैथ, नंबर स्किल्स यानी कि संख्यात्मक क्षमता, राइट हैंड का कंट्रोल और एनालिटिकल थॉट, विश्लेषणात्मक क्षमता, ये सारा कुछ होता है लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन से। और यहाँ से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो लैंग्वेज, भाषा का जो विकास होता है वो हमारा किस पार्ट ऑफ ब्रेन में होता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपीज में, नोटबुक्स में। फिर हम बात करते हैं राइट पार्ट ऑफ ब्रेन। हमारा जो राइट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है ये क्या क्या टास्क करता है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। राइट पार्ट ऑफ ब्रेन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएटिविटी के लिए। क्रिएटिविटी बोले तो रचनात्मकता, रचनात्मकता ऐसे कि आप कोई भी काम करते, आप देखोगे दो बच्चे हैं, आपने दोनों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया, बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, सेम टॉपिक है, लेकिन एक बच्चा होता है जो होता है वो क्या होता है, उसमें बहुत क्रिएटिविटी दिखाता है, बहुत उसमें सुंदर सुंदर क्या करेगा, कुछ बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स खोज कर लाएगा, उसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी तरीके से करेगा। वहीं पर दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, उसके अंदर उतनी क्रिएटिविटी नहीं है, वो बस सिंपली जैसे, और भेड़ चाल आप जानते हो भेड़ चाल क्या होती है, जैसे सारे बच्चे कर रहे हैं वैसे करेगा। लेकिन जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो कुछ हटके करते हैं, कुछ नया इनोवेटिव करते हैं। वो जो क्रिएटिविटी हमारे अंदर आती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा राइट पार्ट ऑफ ब्रेन। फिर है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मीन्स कल्पना करना। कल्पना जो हम करते हैं हम, वो हमें किस पार्ट ऑफ ब्रेन से आता है, वो भी हमारे राइट पार्ट ऑफ ब्रेन से आता है हमारे अंदर इमेजिनेशन। फिर हम बात करते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन बोले तो अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान का बोध भी हमें होता है राइट पार्ट ऑफ ब्रेन से ही। फिर अंतर्दृष्टि, जैसे कि अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत था उन्होंने दिया था, कोलबर्ग का जो सूझ का सिद्धांत था, तो ये जो हमारी सूझ होती है, अंतर्दृष्टि होती है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है राइट पार्ट ऑफ ब्रेन। फिर म्यूजिक अवेयरनेस। अब म्यूजिक सुनना बहुत लोगों को अच्छा लगता है, म्यूजिक के लिए कोई बहुत अवेयर होता है, तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है हमारा राइट पार्ट ऑफ ब्रेन। 3D फॉर्म्स, जो 3D फिगर्स बनते हैं, तो 3D फिगर्स जो बनाने के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी है राइट पार्ट ऑफ ब्रेन। लेफ्ट हैंड का कंट्रोल, अब देखिए जैसे राइट हैंड का कंट्रोल मैंने बोला था कि लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन करता है,
उसी तरह जो लेफ्ट हैंड का कंट्रोल होता है वो हमारा करता है राइट पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, तो लेफ्ट हैंड का कंट्रोल भी होता है राइट पार्ट ऑफ ब्रेन से। फिर है आर्ट अवेयरनेस। अब आर्ट अवेयरनेस यानी कि आप जो भी आर्ट बनाते हो, आर्ट भी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा राइट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ये था। अब इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि जो लैंग्वेज चॉम्स्की साहब थे, चॉम्स्की साहब ने दिया था एक LAD। LAD का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब LAD को आप सोचोगे कि LAD जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ये डिवाइस नाम सुनकर आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ऐसा नहीं है। ये जो हमारा LAD है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। और ये जो टॉपिक है आपका CDP वाले पेडागोजी पार्ट में तो आते ही, साथ में आपके हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो आप लिखोगे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और ये क्या बोला इन्होंने, चॉम्स्की साहब ने बोला कि हर एक बच्चे के अंदर ये LAD होती है। अगर आप इसे हिंदी में बोलोगे तो भाषा अधिग्रहण यंत्र हम इसे बोलते हैं, भाषा अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण यंत्र। आप इसे अपने कॉपीज में नोट डाउन कर सकते हो, भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो इन्होंने बोला कि हर बच्चे के अंदर LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है ये हर बच्चों के अंदर। और इससे क्या होता है, इससे इनको भाषा सीखने में, भाषा अर्जित करने में हेल्प मिलती है। और इन्होंने बोला कि जो LAD है, इसके भी दो तरह के दो पार्ट्स होते हैं। अब दो लेवल्स होते हैं। दो लेवल्स कौन कौन से होते हैं इसके, तो एक इन्होंने बोला सरफेस लेवल, सरफेस लेवल, और सेकंड इन्होंने बोला, सरफेस लेवल को हिंदी में बोलते हैं सतही लेवल, और ये इन्होंने बोला डीप लेवल, डीप लेवल। इसे हम बोलते हैं सतही स्तर, सतही स्तर, और डीप लेवल को हम बोलते हैं गहरा, गहरा स्तर। अब ये जो दो लेवल्स होते हैं, इनका क्या काम है तो हम समझते हैं। जो सरफेस लेवल होता है, यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो किसी कोई भी भाषा होती है उसकी ध्वनि जो होती है, उसके शब्द जो होते हैं, उसको उसका ज्ञान उनको हो जाता है, शब्द और ध्वनि का ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं बच्चे। यानी कि उसको शब्द समझ गया वो, उसके वोवेल समझ गया, ध्वनि समझ गया, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है वो बच्चे इस लेवल पर नहीं समझ पाते हैं। ये जो सरफेस लेवल है, यहाँ पर बच्चे सिर्फ उनके ध्वनि का पता चल गया, जैसे अ आ इ ई है तो बच्चे वो समझ गए, लेकिन अब शब्दों का अर्थ वहाँ पर बच्चे नहीं बता सकते हैं। और जो दूसरा लेवल होता है डीप लेवल, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसलिए इसकी डीप एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक आपके पास बेस होना चाहिए, अगर क्वेश्चन आ गया तो आप बता सको। डीप लेवल गहरा स्तर, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे यहाँ पर उनको शब्द का ज्ञान तो हो जाता है, ध्वनियों का ज्ञान हो जाता है, और साथ ही साथ वो उसका अर्थ भी समझने लगते हैं, और अर्थ समझने के साथ साथ वो उसका विस्तृत व्याख्या भी दे सकते हैं, यानी कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बच्चे वहाँ पर करना स्टार्ट कर देते हैं, उसलिए भी बच्चे समर्थ हो जाते हैं कि वो एक्सप्लेनेशन कर सकें। तो ये हो गया हमारा 2 लेवल्स LAD का, सरफेस लेवल और डीप लेवल। अब इसके बाद करते हैं कि इन्होंने बोला कि जो हमारे भाषा का अर्जन होता है, कुछ पॉइंट्स हैं। इन्होंने बोला कि जो भाषा का अर्जन होता है वो क्या होता है, हमारे कॉन्शियस नहीं बल्कि अनकॉन्शियस प्रोसेस है। उन्होंने बोला कि भाषा का अर्जन कॉन्शियस नहीं, एक अनकॉन्शियस घटना है, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस घटना है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाषा का अर्जन कॉन्शियस नहीं, एक सबकॉन्शियस घटना है। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे बच्चा जो होता है, कोई बच्चे जब घर में पैदा होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को भाषा सिखाई जाती है, ऐसा तो नहीं कि बच्चों को बैठा के बोला जाता है कि बच्चे ये पानी है, इसको पानी बोलो तो बच्चा पानी बोलता है, या फिर ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं बच्चे को बच्चा बोलो ये पापा तो पापा बोलेगा बच्चा, ऐसा है नहीं। बच्चा क्या करता है, घर में रहते रहते खुद ही सीख जाता है। अब जैसे बच्चा देख रहा है कि हाँ आप पानी पी रहे हो, आप बोल रहे हो कि पानी,
पानी। बच्चे क्या खुद ऑब्जर्व करता है उस चीज़ को कि ये पानी है, और बच्चा क्या करता है पहले पानी नहीं बोलना शुरू करता है, वो बोलता है नी बोलेगा, या फिर कुछ भी बच्चे मम बोलते हैं। बच्चे क्या करते हैं धीरे धीरे खुद सीख जाता है कि ये पानी है, देखते देखते अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही बच्चा सीख जाता है। तो ये क्या होता है, इसीलिए उन्होंने बोला कि भाषा का अर्जन कॉन्शियस नहीं, एक सब कॉन्शियस घटना है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा बैठ के सीखना स्टार्ट करता है कि हाँ भाषा मुझे सीखना है। बच्चा अर्जित करता है, भाषा को अर्जित करता है, सीखता नहीं है, अर्जित करता है। अब सीखना और अर्जन करना इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो आपको पता होगा, सीखना और अर्जन करना। अर्जन यानी कि बच्चा ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको सीख लेता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो होता है कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि हर बच्चे में, चॉम्स्की ने बताया कि LAD होता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। तो उन्होंने बोला कि LAD जो है वो जन्मजात तो होता है, पर LAD क्या होता है उम्र के साथ, LAD जो मतलब उम्र के साथ कमजोर हो जाता है। LAD उम्र के साथ कमजोर होता है। ये पॉइंट्स आप भी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आपको क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इन्होंने बोला कि जो LAD होता है वो उम्र के साथ कमजोर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे आप देखते होंगे जब हमें कुछ याद करने के लिए जाता है, हम बचपन में, आपको भी याद होगा, हमने बचपन में कितनी सारी चीज़ें याद कर ली है, लेकिन क्या अब हम चीज़ों को याद करना हमारे लिए अब मुश्किल हो गया है। हम क्या करते हैं, हम समझ सकते हैं, शब्दों को समझ सकते हैं, मीनिंग बता सकते हैं, लेकिन याद करना उस चीज़ को हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो वो क्यों है, बचपन में बच्चे ज़्यादा कुछ भी चीज़ें जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन बड़े हो जाने पर उसको याद करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे अंदर LAD होता है, भाषा अधिग्रहण करने का जो यंत्र होता है, वो हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती है वो कमज़ोर होती जाती है। अब हम चीज़ों को याद नहीं कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यही चॉम्स्की साहब ने बोला कि LAD जो है वो उम्र के साथ कमज़ोर होते जाता है। फिर इनका एक नेक्स्ट था यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। तो ये क्या होता है यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, तो ये होता है हमारा सार्वभौमिक व्याकरण, हिंदी में हम इसे बोलते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। तो अब इनके अनुसार जो चॉम्स्की थे, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर एक भाषा की, चाहे जितने भी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में, उन सबकी एक ग्रामर होती है, यानी कि एक व्याकरण होती है हर एक भाषा की। ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक लैंग्वेज की अपनी व्याकरण होती है, बिना व्याकरण की कोई भाषा ही नहीं है। तो हर एक लैंग्वेज की यूनिवर्सल ग्रामर होती है। अब ये यूनिवर्सल इन्होंने क्यों बोला, यूनिवर्सल उन्होंने इसलिए बोला कि जैसे अगर हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में अगर जो हमारा जेंडर होता है, जैसे मैंने बोला कि मैं पानी पी रही हूँ, तो इंग्लिश में भी हम उसके लिए पी रही हूँ, पी रही हूँ, पी रही हूँ, तो ड्रिंकिंग, ये क्या वर्ब ही रहेगा। दोनों दोनों भाषा में, हिंदी में बात करें तो पी रही हूँ क्रिया है, और इंग्लिश में बात करें तो ये वर्ब है। क्रिया एंड वर्ब दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। या फिर मैं पी रही हूँ, और इंग्लिश में भी इसके लिए क्या लिखूंगी, सी लिखूंगी। सी किसके लिए यूज़ करते हैं, फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं, फेमिनिन के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, इनका यही कहना था कि जो भी एक लैंग्वेज में हम जो भी जेंडर वगैरह, जो भी ग्रामर हमारा, वो सेकंड लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में वो सेम होती है, चेंज नहीं होती है। तो इसलिए इन्होंने बोल दिया इसे कि जो एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है, और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट हमारा पॉइंट रह जाता है फोर्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने बोला था कि जनरेटिव ग्रामर होता है। अब जनरेटिव ग्रामर क्या है, जनरेटिव ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर यानी कि ऐसा व्याकरण जो बच्चे खुद से जनरेट कर लेते हैं, खुद से उसको बना लेते हैं। खुद से कैसे ग्रामर जनरेट करते हैं, तो आप देखते होंगे कि बच्चा है, बच्चा जब पैदा होता है, अभी वो स्कूल नहीं गया, घर में ही है, लेकिन बच्चे के अंदर क्या होते हैं, व्याकरण खुद से भी आने लगता है। बच्चा है, अगर वो लड़की है तो वो बोलेगी कि मुझे खाना है, मुझे जाना है, मैं जाऊंगी, मैं सोऊंगी, मैं नहाऊंगी। बच्चे क्या करते हैं, खुद से ग्रामर, अभी उनको ग्रामर का नॉलेज किसी ने नहीं दिया, उन्हें ग्रामर किसी ने पढ़ाया नहीं है, लेकिन बच्चा घर में रहकर भी खुद से भी क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है ग्रामर। अगर बच्चा देख रहा है आसपास के लोग कैसे बात कर रहे हैं, वो खुद से भी ग्रामर सीख लेता है। अभी स्कूल जाने से पहले ग्रामर के रूल्स हम पढ़ते हैं बहुत बाद में। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा जब घर में पैदा होता है हम उसे ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तब बच्चा बात करना स्टार्ट करता है, बोलना स्टार्ट करता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। बच्चे क्या करता है, खुद से ग्रामर जनरेट करता है। उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तब से हम व्याकरण पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चे खुद से जनरेट कर लेते हैं। जैसे एक लड़का है, तो लड़का क्या बोलता है, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं सोऊँगा। तो उसको ये कहाँ से पता लगा कि मुझे गाँव जाऊँगा बोलना, जाऊँगी नहीं बोलना है।
तो ये क्या होता है, बच्चा खुद से जनरेट करता है ग्रामर। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और एक हमारे BF स्किनर का भी टर्म आता है इसमें, भाषा विकास में। BF स्किनर का क्या बोलना था, तो BF स्किनर का बोलना था कि बच्चे जब बोलना स्टार्ट करते हैं, बच्चा कुछ भी बोलता है तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर री देना चाहिए। री यानी कि पुनर्बलन। अब ऐसा नहीं कि बच्चा क्या किया, बच्चा कुछ बोला, कुछ बोलना स्टार्ट करा, बच्चा कुछ सीख रहा है बोलना, और आप क्या कर दिया, अरे गलत बोल रहा है, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को आप जितना भी इन्फोर्स करोगे, जितना पुनर्बलन दोगे, जितना मोटिवेट करोगे, बच्चे क्या होंगे, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट उतना ही अच्छे तरीके से हो पाएगा। और साथ ही में इन्होंने बोला कि बच्चे क्या करते हैं, इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स नकल, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं। आप जो बोल रहे हो बच्चा आपको कॉपी करता है। और इसी से बोला था कि बच्चों के सामने हमें फॉल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जैसा सुनता है, जैसा ऑब्जर्व करता है, बच्चे के अंदर भी वही एबिलिटी है कि बच्चा भी उसको इमिटेट करता है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया चॉम्स्की के लिए, चॉम्स्की की थ्योरी को, इनका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी को अब चॉम्स्की के पार्ट से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी के डाउट में ले सकूँ। तो ये थी मेरी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।